अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की जो वीडियो है वो एफपीएससी के लेक्चरर फिज़िक्स एग्ज़ाम के पास पेपर से रिलेटेड है। इसमें हम कुछ फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्चुअल से एमसीक्यूज़ हैं जो कि आप देखेंगे कि पीपीएससी के जो एग्ज़ाम है उसमें भी रिपीट हुए हुए हैं। तो कोई भी पेपर हो, चाहे वो एफपीएससी का हो, पीपीएससी का हो या गैट हो, एनटीएस हो, तो उसमें ये एमसीक्यूज़ मोस्टली रिपीट होते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी यूनिट सेल। तो आपने बताना था कि इसमें बीसीसी यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम है, ठीक है। इसकी डिफरेंट ऑप्शन सी 1 2 3 4, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो 2 है, ठीक है। द बीसीसी यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ ए नेट of 2 atoms, the one in the center and 8 from the corners। अच्छा, अब यहाँ पे ये ऐसा है कि आपके पास ये एक क्यूबिक लैटिस है, ठीक है। और उसमें जो ये 8 कॉर्नर्स पे जो है आपके पास 8 एटम्स हैं। तो जब हम इनकी शेयरिंग इंक्लूड करेंगे तो हर एटम की जो शेयरिंग है वो नेक्स्ट लेटेस के साथ जो है वो 1/8 के साथ आएगी। तो 1/8 इंटू 8 वो इक्वल टू 1। और ये जो एक सेंटर में आपके पास एक एटम है, ये कंप्लीट एक एटम है, ठीक है, जिसकी शेयरिंग नहीं है। तो इसको आप ऐड करेंगे तो 1 + 1 2, ठीक है। तो आपने यहाँ से याद रखना है कि बीसीसी यूनिट सेल में कितने आपके पास एटम है, 2 एटम है पर यूनिट सेल। इन एफसीसी अरेंजमेंट, फेज सेंटर अरेंजमेंट में ये इसके साथ एक जाहिर है, अगर आपको बीसीसी का पूछा जा रहा है तो आप फिर एफसीसी का भी जो है वो आप जहन में रख लें कि अगेन देयर आर 8 एटम्स एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल एंड 1 एटम सेंटर्ड इन द ईच ऑफ फेसेस, ठीक है ना। जैसे आपके पास ये कॉर्नर पे तो एटम्स हैं, लेकिन हर फेज, जैसे ये 6 फेज है, हर फेज के सेंटर पे भी एक एटम इंक्लूड होगा। तो अगर हम उनमें उनके लिए आप नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना चाहें तो फिर क्या होगा, द एटम इन द फेज इज शेयर्ड विद एडजेसेंट सेल्स। एफसीसी यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ 4 एटम्स, 8 एट द कॉर्नर एंड 6 हाफ इन द फेसेस, ठीक हो गया। तो जो 8 कॉर्नर पे जो 8 हैं उनको आप ऐड करें वो 1 ही आएगा, और जो 6 हैं वो जो आपके पास 6 फेसेस हैं, हर एक फेस पे एक एटम अटैच है, ठीक है। और वो आगे नेक्स्ट जो है वो शेयरिंग कर रहे हैं एक और फेस के साथ, किसी और लेटिस के फेस के साथ, तो वहाँ पे एक एटम की जो शेयरिंग है वो हाफ आती है, ठीक है। तो 1/2 इंटू 6 इक्वल टू 3, और ये जो 1 आपके पास आ रहा होगा, ये जो 8 कॉर्नर्स के एटम्स हैं तो वो आपके पास आएगा 4। तो एफसीसी में जो है नंबर ऑफ एटम्स जो है पर यूनिट सेल 4 हैं, ठीक है। ये आप इस तरह याद रखेंगे और ये इंपॉर्टेंट है। ये अब एफसीसी का जो क्वेश्चन है ये पीपीएससी में भी रिपीट हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसको आप रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, उसका आपने बताना है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो उसका स्ट्रक्चर है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक हो गया। अब क्रिस्टल सिस्टम इसमें आपको पता है वो क्यूबिक होगा। लेटिस टाइप इसकी FC है, फेस सेंटर्ड है। इसी तरह जो इसके होमो स्ट्रक्चर जो इसके लेटिसेस हैं वो कौन से हैं, KCl और जिंक सल्फाइड, ठीक हो गया। ये इसका भी आप याद रखें कि ये भी एफसीसी स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। सिमिलरली जो डायमंड है वो भी एफसीसी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है लैम्प शिफ्ट। अब यहाँ पे जो है लैम्प शिफ्ट का क्वेश्चन इस तरह था कि आप को स्टेटमेंट गिवन थी और आपने इसमें बताना था कि इनमें से लैम्प शिफ्ट के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लैम्प शिफ्ट है क्या, ठीक है। हमें पता है कि जो आपके पास 2 ऑर्बिट है, 2s हाफ और 2p हाफ, ठीक है। इसके दरमियान अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल इनके दरमियान में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो n की वैल्यू है दोनों के लिए 2 है। तो सेम n अगर आपके पास और नंबर ऑफ ऑर्बिटल सेम हो तो वहाँ पे ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, अनलेस के यहाँ इनमें जो एनर्जी डिफरेंस है वो प्रोड्यूस हो, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो लैम्प था, एक साइंटिस्ट लैम्प है, उसने माइक्रोवेव टेक्निक यूज़ करते हुए इन दोनों जो स्टेट्स थी उनके दरमियान में एनर्जी शिफ्ट प्रोड्यूस की थी, ठीक है। और वो एनर्जी डिफरेंस कितना आया था, 4.372 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस एनर्जी डिफरेंस की वजह से अब इनके दरमियान में ट्रांजिशन पॉसिबल है, ठीक है। और ये जो एनर्जी शिफ्ट है इन दोनों स्टेट्स के दरमियान में, इसको आप कहते हैं लैम्प शिफ्ट, ठीक हो गया।
और यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है एस है, तो जाहिर है एस ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0 है और पी के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 1 है। तो अब यहाँ पे एनर्जी जो आपके ट्रांजिशन पॉसिबल है, क्योंकि डेल्टा एल जो है आपके पास चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो है वो +1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब ये सिलेक्शन रूल भी फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, ये है कि आपने ये बताना था कि लाइमन सीरीज किस रीजन में लाई करी है, क्या वो विजिबल रीजन में है या इंफ्रारेड रीजन में है या अल्ट्रावायलेट में। तो इसका करेक्ट आंसर था UV रीजन, UW रीजन मीन अल्ट्रावायलेट, यहाँ पे UV होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि जो आप ये याद रख लें कि ज़ाहिर है अगर लाइमन का पूछा जाए तो बाकी सीरीज़ का भी आपको याद हो। लाइमन सीरीज़ है अल्ट्रावायलेट, UV रीजन, बाल्मर सीरीज़ विजिबल रीजन, पाचन जो है वो नियर इंफ्रारेड रीजन में होते हैं, और ब्रैकेट और फंड सीरीज़ ये जो है फार इंफ्रारेड रीजन में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, आपने ये बताना है जो ग्राउंड स्टेट है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो ग्राउंड स्टेट के लिए एंगुलर मोमेंटम जो है वो 0 हम लेते हैं। 6 A ball of mass m equal to 0.5 kg is thrown vertically upward with speed of 20 meter per second. What is the speed after 2 seconds? ठीक है, अब एक बॉल है उसको आपने वर्टिकली अपवर्ड जो है वो थ्रो किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन है उसके साथ जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आप लेंगे और वो माइनस साइन के साथ आएगा, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी है, इसलिए आप माइनस साइन पुट करेंगे। इनिशियल स्पीड आपको गिवन है और टाइम मीन आपने 2 सेकंड के बाद आपने बताना है कि फाइनल स्पीड क्या होगी। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की है, यहाँ पे आता है ना जब VF = VI + AT, तो ए आपने पुट कर दिया -g, ठीक है। इसमें आपने वैल्यूज पुट की और आपके पास जो आंसर है 0.4 मीटर पर सेकेंड, और माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होगी आफ्टर 2 सेकेंड वो डाउनवर्ड होगी। अब 2 सेकेंड के बाद जो बॉल है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा, टुवर्ड्स अर्थ मूव कर रहा होगा। 7th क्वेश्चन, 1 क्यूरी। अब आपने बताना है कि 1 क्यूरी, इसकी डिफरेंट ऑप्शन थी कि 1 क्यूरी में से किसके इक्वल है, ठीक है। तो आप इसको याद रखें कि ये 3.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड और डिके पर सेकेंड, ये वैल्यू याद रखनी है आपने, 3.7 × 10⁻10, ठीक है। या तो इसको डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड भी कहते हैं या डिके पर सेकंड भी कहते हैं, कि एक सेकंड में कितनी डिके हो रहा है या कितना डिसइंटीग्रेशन हो रही है, ठीक है। अब 1 क्यूरी, क्यूरी क्या है बेसिकली, क्यूरी क्या है बेसिकली 1 क्यूरी इज एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ रेडियन, इसको आप ऐसे डिफाइन करते हैं। और एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी है नंबर ऑफ डिके पर सेकंड, ठीक हो गया। और जो जैसे आप ये कह रहे हैं डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, इसको आप बैक्यूरेल में भी शो कर सकते हैं। बेसिकली जो बैक्यूरेल है ये इसकी SI यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर द एलिमेंट्स ऑफ मास नंबर 120 एंड 240 द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी आर। अब इनमें से आपने सेलेक्ट करना था, डिफरेंट ऑप्शन हो सकती हैं कि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं जिनका मास हो 120 या उससे ग्रेटर हो या 240 या उससे ग्रेटर हो, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी। तो 120 के लिए क्या आपके पास आता है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 240 के लिए आपके पास 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये वैल्यूज आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि आयरन 56 जो है वन ऑफ द मोस्ट टाइटली बाउंड न्यूक्लियर है, ठीक है ना। ये आयरन जो है सबसे ज़्यादा टाइटली बाउंड न्यूक्लियर है, बहुत टफेस्ट मटेरियल है, और इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो आपके पास आती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हो गया। नेक्स्ट देखें, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रियम, हो गया। जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड नेक्स्ट इज ट्रिटियम, ठीक हो गया। तो जो ड्यूट्रियम है उसकी बाइंडिंग एनर्जी याद रखें आप 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। अच्छा, अब एक और यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है ड्यूट्रॉन। व्हाट इज द ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन इज बेसिकली न्यूक्लियस ऑफ ड्यूट्रियम। अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन को इसको रिमूव कर दें, ये जो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट है या जो भी इलेक्ट्रॉनिक शेल इसको हम रिमूव कर दें, तो बेसिकली जो न्यूक्लियाई ऑफ ड्यूट्रियम इज कॉल्ड एज ड्यूट्रॉन, ठीक हो गया। और उसके लिए भी जो अगर आप यहाँ पे ड्यूट्रॉन लिखा होता तो उसके लिए भी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होती। इसी तरह इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन जैसे है, ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द मास डिफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन। तो हम क्योंकि हाइड्रोजन में कोई
आप ये कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन की बात की हुई है, तो इसलिए यहाँ पे जो है आपके पास जो मास इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन है, क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए मास इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो 0 होगा। 10th question, the ray which remain undeflected in electric and magnetic field are different options हो सकती हैं, gamma rays, x rays, sound rays, microwaves, तो यहाँ पे आप लिखेंगे gamma rays। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। बेसिकली जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है उसको आप के वेक्टर से शो करते हैं, ठीक है, और ये होता है ई क्रॉस बी। अगर ऐसे लिखो ना बी क्रॉस ई, तो ये क्रॉस है, ये रॉन्ग है, तो आप सिलेक्ट करेंगे ई क्रॉस बी वाली आपने डायरेक्शन सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अब या तो आपसे ये इस तरह भी क्वेश्चन किया जा सकता है, या फिर इस तरह भी हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन हो और आपने के की डायरेक्शन बतानी हो। तो अगर ई फॉर एग्जांपल ये एक्स डायरेक्शन में है, बी आपके पास वाई डायरेक्शन में है, तो एक्स क्रॉस वाई इक्वल टू जी यूनिट वेक्टर, तो के की डायरेक्शन क्या होगी, अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ जी, ठीक हो गया, इस तरह भी हो सकता है। नेक्स्ट है द एंट्रोपी ऑफ थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम। थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम क्या है कि जो आपके एनवायरनमेंट के साथ कोई हीट एक्सचेंज नहीं कर रहा, वो थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो ये एंट्रोपी के से रिलेटेड हो सकता है या चेंज इन एंट्रोपी, तो दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे आपने ध्यान से क्वेश्चन को देखना होगा कि एंट्रोपी का पूछा जा रहा है या चेंज इन एंट्रोपी पूछा जा रहा है, ठीक है। द एंट्रोपी ऑफ थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम विल इंक्रीज इन टाइम इफ इट is not at equilibrium, but as long as it is at equilibrium, its entropy will be maximum and constant and will not change no matter how much work energy the system exchange with its environment। अच्छा, अगर तो आपको कहा जाए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो आप सिंपली उसका करेंगे कि एंट्रोपी ऑफ थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, आप ये सिलेक्ट कर देंगे, ठीक हो गया। और अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, एंड इट विल बी 0, ठीक हो गया, इक्विलिब्रियम पे वो 0 हो गया। और अदर देन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के अलावा कोई भी कंडीशन हो तो एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, उसकी इंक्रीज कर रही होगी, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ द थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम विल इंक्रीज अगर वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है, वो सिस्टम एनवायरनमेंट के साथ हीट एक्सचेंज नहीं भी कर रहा और सिस्टम इक्विलिब्रियम में भी नहीं है, तो भी एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज करेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इज मिनिमम एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, जो फ्री एनर्जी है ये आपने याद रखना है कि ये आपके पास मिनिमम होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। The efficiency of Carnot engine working between two same temperature, efficiency का फार्मूला ये है, ठीक है, eta इक्वल टू 1 माइनस TL ओवर TH। TL है आपके पास टेम्परेचर ऑफ लो रेजरवायर, या आप कहेंगे लोड टेम्परेचर रेजरवायर, TH इज द टेम्परेचर ऑफ हाई टेम्परेचर रेजरवायर, ठीक है ना। कोल्ड का हो गया TL, हाई जो वार्म है या जो हाई टेम्परेचर पे उसको TH आपने टेम्परेचर ले लिया। अगर दोनों सेम है तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एफिशिएंसी 0 होगी। इट मीन्स कि वो कार्नट इंजन जो है वो वर्क नहीं करेगा। 15, इन यूनिवर्स इफ यूनिवर्स एक्सपैंड्स द स्पेक्ट्रम विल शिफ्ट टूवर्ड्स, आपने बताना है कि अगर डिफरेंट ऑप्शंस थी, ठीक है, इसमें से आपने बताना है कि अगर यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है तो मीन्स कि वो ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रही है, ठीक हो गया, तो लाइट जो है मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो फिर आपने बताना है कि क्या वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होगी या इंफ्रारेड रीजन में या विजिबल, कोई भी ऑप्शन हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली जो स्पेक्ट्रम है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक हो गया, वेवलेंथ उसकी इंक्रीज हो रही है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो वो रेड शिफ्ट आती है, ठीक है। तो इन दोनों में से आप देखेंगे लॉन्गर वेवलेंथ किसकी है, वो इंफ्रारेड रीजन है, तो आप इसको इंफ्रारेड रीजन को सिलेक्ट करेंगे। वेव नेचर ऑफ लाइट इज वेरीफाइड बाय, अच्छा, अब यहाँ पे एक ये क्वेश्चन है कि आपने बताना है कि वेव नेचर को वेरीफाई किसने किया था। जो थ्रू एक्सपेरिमेंट वेरीफाई किया था वो किया था थॉमस यंग ने थ्रू डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन 1802, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है एक्सपेरिमेंट्स के नेम है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा इंटरफेरेंस,
ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन भी जो है वेव नेचर ऑफ लाइट को ही रिप्रेजेंट करती है। इसमें लाइट का जो फिनोमेना है वो वेव नेचर ही यूज़ हो रही है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो लाइट है वहाँ पे एज ए पार्टिकल यूज़ हो रही है। लेकिन आपने करना है कि आपने बताना है वेरीफाइड बाय, किस एक्सपेरिमेंट ने वेरीफाई किया था, तो वो इंटरफेरेंस था। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी जो थ्योरी दी थी वो थी 1678 में हाइजेंस ने। ठीक है। रेंज इन आर्ग्यूड इन द फेवर ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट एनर्जी, जिसमें आपने ये कहा था कि एवरी पॉइंट इन वेव फ्रंट इज सोर्स ऑफ न्यू वेव विद सेम फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा। कि जो हाइजन ने आपके पास जो हाइजन प्रिंसिपल था वो ये था कि वो भी वेव नेचर ऑफ लाइट से ही रिलेटेड था कि आपके पास जो हर पॉइंट है वेव फ्रंट पे वो नेक्स्ट वेव के लिए सोर्स है जिसकी एनर्जी भी सेम होगी या फ्रिक्वेंसी और लैम्डा जो है वो सेम होगा। ठीक है। तो अगर आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे तो यहाँ पे अगर ऑप्शन होती है तो फिर आप हाइजन को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स के नेम है इसलिए हम यहाँ पे इंटरफेरेंस को सिलेक्ट करेंगे। और कौन से एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुआ था? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हुआ था। 17 The angle of projection at which the horizontal range and maximum height of projectile are equal। आपने बताना है कि किस एंगल पे दोनों इक्वल होंगी। तो हमने दोनों को कंपेयर कर दिया है। जो हाइट है, अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे कि जो रेंज है आपके पास के आर और मैक्सिमम हाइट, इन दोनों को आप कंपेयर करें। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आप याद रखें, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g इक्वल टू रेंज वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। ठीक है। जो कॉमन टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, एक साइन थीटा यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और फिर आपके पास फाइनल आएगा टेन थीटा इक्वल टू 4, टेन इनवर्स ऑफ 4 इक्वल टू 76 डिग्री। ये आप याद रखें इसको। ठीक है। When a body is projected with angle 20, its velocity horizontal component remains unchanged, remains constant throughout the flight। अब ये डिफरेंट ऑप्शन हो सकती हैं, आपने याद क्या रखना है? remains unchanged। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रॉपर्टी ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। इसमें अब इस क्वेश्चन में डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी गिवन थी फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 डिराक डेल्टा फंक्शन इक्वल टू 0। अगर आपके पास जो है x जो है वो इक्वल टू 0 होगा तो वहाँ पे आपके पास डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, लेकिन अगर 0 के अलावा कोई और वैल्यू है तो ये फंक्शन जो है वो 0 होगा। ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन में आई हुई थी। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, अच्छा, अब ये जो आपके पास नोटेशन है इसकी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये जो आपके पास स्केलर टर्म है इक्वल टू 0 हो। ठीक है। ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह लिखें, ठीक है, क्रॉनिकल डेल्टा की फंक्शन में लिखें तो ये इसको हम कहते हैं ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टी। व्हेन आई इक्वल टू जे दिस स्केलर टर्म विल बी इक्वल टू 0 और व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे when I is not equal to j this term equal to 0 and when I is equal to j it will be equal to 1। ठीक है। ये ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना। इसकी आपके पास जो क्रॉनिकल डेल्टा है ये 0 कब होगा? जब ये आई जे के इक्वल ना हो। 1 कब होगा? जब दोनों सेम हो। ठीक है। 21 द एक्सचेंज ऑपरेटर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एक्सचेंज ऑपरेटर से रिलेटेड था। वो इस तरह है कि अब जो एक्सचेंज ऑपरेटर है जब एक वेव फंक्शन पे एक्ट करे, ठीक है, कोई भी टू पार्टिकल वेव फंक्शन पे एक्ट करे तो क्या होगा कि जो पार्टिकल की जो पोजीशन है उसको वो इंटरचेंज कर देगा। ठीक है। तो अगर वो पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है तो वो एक्सचेंज ऑपरेटर आप कहेंगे कि वो सिमेट्रिक है, और अगर एक माइनस साइन वहाँ पे अपीयर हो रहा है तो ये एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा। तो इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। रेशियो बिटवीन इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास भी जो है ये आपको बतानी थी और ये 1 के इक्वल है। ठीक है। और ये जो स्कॉलर सीरीज है उसका भी ये क्वेश्चन है। ठीक है। स्कॉलर सीरीज के एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप में आप देखें उसका ये क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोथ मैसेज आर इक्वल। ठीक है। इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास जब सेम होंगे तो जाहिर है फिर उनका जो रेशियो है वो भी 1 के इक्वल आएगा। 23 हुंड्स रूल,
जो एक क्वेश्चन था वो हुंस रूल से रिलेटेड था। एक्सप्लेन दैट इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी सच दैट मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ electrons remain unpaired and their spin remain parallel. This is called as Hund's rule of maximum multiplicity. अच्छा, अब यहाँ पे था कि ऐसा वो कौन सा रूल है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन के अनपेयर्ड होने से रिलेटेड है, ठीक है, कि तो वो है हुंस रूल। जैसे आपको पता है कि अगर आप नाइट्रोजन 7 ले रहे हैं, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p3। तो जो 2s2 तो फिल होगा पहले, उसके बाद जो 2p3 कैसे फिल होगा कि पहले जो है ये ऑर्बिटल इस तरह फिल होंगे कि सेम जो स्पिन के साथ और इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, और फिर उसके बाद अगर कोई रिमेनिंग होता तो वो यहाँ पे आके इसके साथ पेयर अप होता है। तो ये हुंस रूल के साथ है, ठीक है। तो ये क्योंकि यहाँ पे आपके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये जो है रिलेटेड है हुंस रूल से। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल हाइपोथेसिस चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव राइज टू। अच्छा, अब यहाँ पे अगर ये फैराडेज लॉ होता है, ठीक है, तो चेंज ऑफ फ्लक्स विल गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है। लेकिन यहाँ पे मैक्सवेल की बात हो रही है, मैक्सवेल्स हाइपोथेसिस था चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो गया। 25th, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फॉरेनहाइट स्केल। तो आपको पता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको जब आप फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करें, ये फार्मूला गिवन है, ठीक है, F = C × 9/5 + 32। इसमें आप 100 पुट करें, ठीक है, इसको सॉल्व करें, 180 + 32 जो है वो किसके इक्वल है, 212 के इक्वल है। तो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है 212 फॉरेनहाइट। The number of molecules in 1 cubic decimeter, 1 cubic meter of volume at STP। तो इसका ये है कि यहाँ पे अब आपने जो फाइंड आउट करना है कि आपने बताने हैं कि 1 क्यूबिक मीटर में इतने वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसका जो सिंपल सा जो मेथड है सॉल्व करने का वो ये है कि आप इसको ऐसे लिखें कि जो 1 मोल ऑफ गैस है, ठीक है, उसका आपको पता है कि वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 22.4 लीटर, ठीक हो गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। तो और 1 मोल ऑफ गैस में मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, वो एवोगैड्रोस नंबर होते हैं 6.02 × 10⁻23, ये हो गया, ठीक है। तो हम पहले ये करते हैं कि पहले क्यूबिक डेसीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो आप कैसे करेंगे कि आप, क्योंकि 1 मीटर जो है वो 10 डेसीमीटर के इक्वल है, तो आपको इसको जो है 1000 से इसको डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो वो आपके पास आया 0.0224 पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपने इस तरह इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको ये पता है कि ये 1 मोल ऑफ गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है मीटर क्यूब में, इतना वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें इस वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एवोगैड्रोस नंबर, और आपको चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में कितने हैं। तो आप जैसे इसको इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जो है आपके पास वॉल्यूम है मीटर क्यूब में, उसको आप डिवाइड करें तो आंसर आपके पास आएगा 2.687 × 10⁻25। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। इसको 27, when water vapors condense in the formation of clouds, large amount of heat called latent heat is released into the atmosphere. Latent heat is an important source of energy in the development of thunderstorm and hurricanes. अच्छा, अब ये क्वेश्चन ये था कि जो क्लाउड की फॉर्मेशन में जो हीट है जो रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में जो हीट रिलीज हो रही है उसको आप क्या कहते हैं, वो लेटेंट हीट है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी यहाँ पे मैंने कर दिया। तो आपको पता, अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को आप डिफाइन कैसे करते हैं, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल ऑफ लिक्विड एट बॉइलिंग पॉइंट अंडर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसकी जो यूनिट है kg/मोल और किलो जूल पर kg। हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज अबाउट 40.8 किलो जूल पर मोल, ये भी याद रख सकते हैं आप। पोस्ट ऑफिस बॉक्स इज सिमिलर टू, अब आपने बताना है कि जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स है वो किससे रिलेटेड है, वोल्ट मीटर, एमीटर या पोटेंशियोमीटर। बेसिकली ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इसलिए जो है हम इसमें पोटेंशियोमीटर है इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है।
29 the electric potential of earth is taken as, जो रेफरेंस पॉइंट है बेसिकली जो रेफरेंस पोटेंशियल है वो अर्थ से रिलेटेड हम लेते हैं और वो हम लेते हैं 0, ठीक है, इसका आंसर हो गया 0. इन व्हीटस्टोन ब्रिज the successive resistance are 1 2 3 the ohms में, ठीक है, the resistance of fourth arm, तो जो आपके पास रूल है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है वो R1 over R2 इक्वल टू R4 over R3 इसमें आप पुट करें तो फोर्थ आर्म जो है उसकी आपके पास जो वैल्यू आती है 1.5 ओहम. 31 a ball is projected at angle of 45 with velocity of 20 meter per second. The length of light will be, अब आपको यहाँ पे रेंज गिवन है, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात है कि लेंथ ऑफ लाइट जो है वो बेसिकली रेंज के ही इक्वल होती है, ठीक है. तो आप डायरेक्टली इसमें रेंज का फार्मूला पुट करके कर लें. तो आप को याद क्या रखना है, टाइम ऑफ लाइट, रेंज ऑफ लाइट और हाइट ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ लाइट, इसके फार्मूलाज आप फिंगर टिप्स पे याद रखें. तो फिर जस्ट वैल्यूज गिवन हो तो आप उसमें पुट करके आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे ये जब इसमें 45 पुट करेंगे तो ये तो वैल्यू होगी 1, sin 90 इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है. इसकी वैल्यूज पुट जस्ट वैल्यू पुट करें, ये आ गया 40 मीटर हो गया, ठीक है. 32 1 billion electron are added to a pith ball, its charge become, अच्छा अब इसका फार्मूला है Q इक्वल टू NE. N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E है यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो 1 बिलियन आप याद रखें 10⁻⁹, ठीक हो गया. और आंसर जो आएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻10. अब ये दो आंसर भी हो सकते हैं, एक माइनस के साथ भी प्लस के साथ भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो आपने माइनस वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करनी होगी. वट इज़ द यूनिवर्सल गेट, इनमें से आपने बताना है यूनिवर्सल गेट कौन सा है, क्या वो एंड है, नॉट है, नैंड है या नन ऑफ दीज है. तो बेसिकली नैंड और नॉर ये आपके पास यूनिवर्सल गेट होते हैं. क्यों, क्योंकि इनसे आप कोई भी और बुलियन ऑपरेशन, कोई भी और बुलियन फंक्शन, लॉजिकल ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट यूज ऑफ एनी अदर गेट, ठीक है. तो ये आपके पास होते हैं नैंड और नॉर. तो आप इसमें से जो भी ऑप्शन हो उसको सिलेक्ट कर लें. द गेट विच हैज़ ओनली वन इनपुट, तो वो कौन सा होता है, नॉट, ठीक है, ये उसका सिंबल होता है. इफ 00110 इज अप्लाइड एट नॉट इनपुट व्हाट विल बी द आउटपुट, तो जस्ट वो इसको रिवर्स कर देगा, जहां जहां 0 आ रहा है वो 1 हो जाएगा, जहां 1 आ रहा है वो 0 होगा. तो आउटपुट क्या होगी 11001. 36 the output of NOR will be 1 when both inputs are, तो आप इसका लॉजिक जो गेट है या ट्रुथ टेबल है वो आप याद रखें, ठीक है. या यूँ भी आप सिंपल याद रख सकते हैं कि जो और है, और कब 1 होता है, जब आपके पास दोनों 1 1 हो या उनमें से कोई एक 1 हो, ठीक है. तो NOR उसके ऑपोजिट होगा. तो इट मीन्स कि जो 0 0 पे है आपको 1 की आउटपुट मिलेगी, ठीक है. तो वो आप यहाँ से देख भी सकते हैं इसके ट्रुथ टेबल से. 37 द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब, क्या प्रिंसिपल है, अनकंट्रोलेबल न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस वेयर न्यूक्लियाई ऑफ टू लाइट आइटम्स कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू न्यूक्लियस, ठीक है. ये ऑप्शन आपको ये जो है वो आपने याद रखनी कि न्यूक्लियर फ्यूजन है इसका आंसर. व्हेन ए न्यूक्लियस एमिट अल्फा पार्टिकल इट्स एटॉमिक मास इज डिक्रीज बाय, तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या है, हीलियम न्यूक्लियाई. तो मास जो है वो क्योंकि उसमें से हीलियम न्यूक्लियाई जब माइनस होगा तो उसका जो मास आप देखेंगे वो है 4, तो 4 जो है वो डिक्रीज हो जाएगा उस न्यूक्लियस का, ठीक है. द लोएस्ट वैल्यू ऑफ फन सीरीज इज, तो बेसिक एन में जो एन की जो है आपके पास लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन इन फन सीरीज, इसके जो लोएस्ट ऑर्बिटल है फन सीरीज का वो कौन सा है, 5. ये हमने याद रखना है. अच्छा, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी इसके साथ हो सकता है इसी तरह का कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ फन सीरीज. इसमें तो ये आपके पास कौन सी है, ये आप याद रख लें. इसको आप फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपके पास कब आएगी, जब आपके पास लोअर ऑर्बिट 5 हो और जो हायर ऑर्बिट हो 6 हो, ठीक है. लोएस्ट ट्रांजिशन लेवल, एनर्जी लेवल जो है मिनिमम हो, मिनिमम एनर्जी लेवल होगी तो आपके पास मैक्सिमम वेवलेंथ चेंज आएगा. तो इसलिए जब आप उसको सॉल्व करें तो आएगा आपके पास जो आंसर आएगा 7400 नैनोमीटर. इन फन सीरीज द lowest energy transition is when electron jumps from p6 to n5 level. This is longest level transition because it is inversely proportional to energy of the transition.
A carbon resistor has color strips as violet, yellow, brown, और golden. Resistance is, आपने इसकी resistance कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है कि जो कलर्स हैं आप उसके कलर्स जो है वो जैसे BB रॉय और आगे उसके आप से याद रखते हैं, ठीक है, उससे आप लिख लें, वो याद होनी चाहिए। अच्छा, आप ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि वॉयलेट का कलर बताएं, कलर को जो वॉयलेट का जो नंबर है वो आप बताएं, उस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, या इसमें रजिस्टर भी फाइंड आउट करनी हो सकती है। तो जो पहले दो होते हैं आप उसको जस्ट वो न्यूमेरिकल वैल्यूज आप ऐसे एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। वॉयलेट का 7, येलो का 4 लिख लिया, और ब्राउन जो है वो 0, ब्राउन जो है उसका 1 है, ठीक है, 1 नंबर से आप उसको डिनोट करते हैं, तो उसका मतलब है एक 0 लगाएंगे। और गोल्डन की जो है, गोल्डन मीन्स क्या, इसकी जो आपके पास जो किसमें इसमें कितनी चेंजेस हो सकती है, ठीक है, तो वो +5 हो सकती है। अगर गोल्डन होगा तो +5, सिल्वर होगी तो 10 होगी। और अगर आप ये कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी आपको गिवन नहीं है तो आप 20% जो है वो आप साथ ±20% मीन इसमें इतना चेंज आ सकता है, इस वैल्यू में इतना चेंज हो सकता है। थर्मोकपल इज यूज टू कन्वर्ट हीट इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। क्या अब ये क्वेश्चन ये था कि क्या वो हीट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है या इलेक्ट्रिकल में कर रहा है, ठीक है। तो आपने जो सिलेक्ट करना था यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर। बेसिकली जो थर्मोकपल है वो वर्क कैसे करता है, it measures the temperature difference between 2 points. Thermocouple are among the most widely used temperature sensor due to their wide availability and very low cost. अब थर्मोकपल से रिलेटेड एक ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि ये टेम्परेचर सेंसर के तौर पे यूज होते हैं, ठीक है, और वर्क कैसे करते हैं, इट मेजर्स द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 42। अब एक क्वेश्चन ऐसे था कि बर्नौली इक्वेशन जो है, या बर्नौली इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, या ये एनर्जी ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड भी हो सकता है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। तो मैंने दोनों यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन जो था वो कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड था, तो आप बर्नौली का भी याद रखेंगे। वो एक जो है बर्नौली इक्वेशन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस कर रही है, और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस पे बेस कर रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफाइड बाय, किसने इनको यूनिफाई किया था, फैराडे एंड मैक्सवेल ने। और यहाँ पे ये UFT थ्योरी, यूनिफाइड थ्योरी जो है अप्लाई होती है। If the rate of cost is 12 rupees per kilowatt hour, then a 500 watt kettle operating for 30 minutes will cost, एक जो आपके पास किलोवाट आवर जो एनर्जी की यूनिट है उसकी जो कॉस्ट है वो 12 रुपीज़ है। तो आपने बताना है जो एक केटल है जो 500 वाट की है, 30 मिनट्स के लिए वो चल रही है, ठीक है, ऑपरेट उसका आप कर रहे हैं, तो वो कितना, उसका बिल कितना आएगा, कितनी कॉस्ट आएगी। तो आपने करना क्या है कि आप पहले तो इसको कन्वर्ट करें एनर्जी की यूनिट में, 500 वाट को मल्टीप्लाई कर 30 मिनट्स में, ठीक है, फिर उसको किलोवाट आवर में आपने इसको ऐसे चेंज करना है कि आप इसको 60 से आपने डिवाइड किया, तो ये आया 0.25 किलोवाट आवर। तो यहाँ से आप इसका जो है रेट फाइंड आउट कर सकते हैं, वो 3 रुपीज़ आएगा। 45. When a light wave passes from a rare medium to a denser, there will be a phase change of pi रेडियन, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है, ठीक है, ये याद रखना है। अगर वो डेंसर से रेयर में जा रही है तो वहाँ पे फेज शिफ्ट 0 होगा। रेनबो इज फिनोमिना डेट इज कॉज्ड बाय, अब इसमें आपको 3 ऑप्शन थी, 3 के रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, या नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। तो बेसिकली आप इसमें सेलेक्ट किसको करेंगे, ऑल ऑफ दीज को, कि बेसिकली जो रेनबो का फिनोमिना है वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन तीनों पे बेस कर रहा है। फ्रिंज स्पेसिंग बिटवीन इंटरफेरेंस पैटर्न इज इक्वल टू, अब आप फ्रिंज स्पेसिंग का जो फार्मूला है y इक्वल टू लैम्डा L/d, ठीक है, तो m लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा भी होगा, ठीक है, m लैम्डा L/d, तो ये इस पे डिपेंड कर, ठीक है। रेडार इज एप्लीकेशन ऑफ, अब आप रेडार क्या है, बेसिकली रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, ये रेडार का जो है रेडार इसका एक्रोनियम है, और बेसिकली अब ये एप्लीकेशन किसकी है, डॉपलर इफेक्ट की, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्टिव मूविंग आइदर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द ट्रांसमीटर, देयर विल बी स्लाइड चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट।
49. The direction of polarization in plane polarized light is taken as direction of electric field vector. अच्छा, अब क्वेश्चन ये था कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसकी जो बेसिकली अगर आपने डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन बतानी तो वो कौन सी होगी, वो कौन सी, या वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है या मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, डिफरेंट ऑप्शन हो सकती हैं, तो आप इसमें सिलेक्ट कौन सा करेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। 50. The distance between the objective and eyepiece of telescope in normal adjustment is. Normal adjustment में इन दोनों के दरमियान में कितना डिस्टेंस होता है, बेसिकली f नॉट प्लस एफ ई। एफ नॉट क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, एंड एफ ई है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। इन दोनों को आप ऐड करें तो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप होता है, ठीक है। और बेसिकली ये है क्या, ये है बेसिकली लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आया था। द रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द आईपीस विल बिकम पैरेलल एंड फाइनल इमेज अपीयर्स टू बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। दिस टेलीस्कोप इज सेड टू बी इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। जर्म्स आर किल्ड बाय, अब इनमें से बताना है कि वो कौन सी रेज हैं जो जर्म्स को किल करेंगी, तो बेसिकली वो गैमा रेज होती हैं क्योंकि वो जर्म्स की जो डीएनए है उसको किल करती हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट आप कौन सा करेंगे, गैमा रेज। द पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आर, अब वो कौन सी होती है, सबको पता है, ठीक है, वो ऑब्वियस है, वो इलेक्ट्रॉन है, आप इलेक्ट्रॉन को सिलेक्ट करें। 53. द एनिहिलेशन ऑफ गैमा रेज यील्ड इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन होल पेयर। द लोएस्ट specific heat of ideal gas at constant temperature is, अब ऑप्शन थी आपके पास CV, CP एंड CT। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपके पास ये जो है, ये तो आपके पास जो है वो जो है ये 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, कांस्टेंट टेम्परेचर पे 0 नहीं आप लेंगे क्योंकि ये होता है ना dQ/dt, तो आप इसकी इन्फिनिट होती है, इसलिए इसको तो आप रहने दें। ये तो ऑप्शन जो है इसमें से बिल्कुल निकल गई। तो ये जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो मिनिमम है हीट, स्पेसिफिक हीट, वो CV होती है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 55. ह्यूमन एयर कैन नॉट बी एट साउंड लेवल ग्रेटर देन, बेसिकली वो 120 डेसिबल होता है, तो यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन नहीं तो हम 140 डेसिबल को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है 56. द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका फॉर्मूला आप याद रखें, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। 57. मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इज मैक्सिमम व्हेन, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है, जब ये आपके पास वेलोसिटी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के, तो फिर ये मैक्सिमम हो गया। लास्ट है द फूड इज नॉट कुक प्रॉपरली इन हिली रीजन ड्यू टू, अब वहाँ पे क्यों नहीं फूड प्रॉपरली कुक होता क्योंकि प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। द प्रेशर इज रिड्यूस एज कम्पेयर टू द सी लेवल और बिलो द माउंटेन्स, वाटर हैज़ ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर। तो होता ये है कि प्रेशर रिड्यूस हो गया तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो जाएगा, तो जब बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस होगा तो क्या होगा कि वहाँ पे फूड जो पार्टिकल्स हैं वो बॉयल तो हो जाएंगे लेकिन वो कुक प्रॉपरली नहीं होंगे। तो फूड इज नॉट कुक प्रॉपरली इन द हिली रीजन ड्यू टू, इसका आंसर क्या है, ड्यू टू डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने FPSC के पास पेपर एग्जाम से लिए थे, ठीक है। लेकिन अब ये क्वेश्चन जिस तरह के कुछ बेसिक्स और कंसेप्चुअल से क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये आपके लिए PPSC के एग्जाम्स में भी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। इसमें ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो उसमें भी रिपीट हुए हैं, तो इसलिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे इनको अंडरस्टैंड करना। ओके स्टूडेंट्स, ओके फेलोज, अल्लाह हाफिज़।